फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें मैम आपको ऐसे टॉप 15 गारंटी क्वेश्चंस बताने वाली हैं आपके इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच आउट कर रहे हो, ताकि आपसे कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम्स। एग्जैक्टली, अगर आपको अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको यही हार्डेस्ट क्लाइम करनी पड़ेगी। मतलब आपको अभी से ही वो हार्डेस्ट वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको अच्छा सा व्यू मिलेगा किसका? अपने अच्छे रिजल्ट का। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। और डिड यू एनीवन से ऑल इंडिया क्लास 9th and 10th टेस्ट सीरीज एकदम फ्री 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 है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, बस एक लिंक क्लिक करके, और कुछ भी पैसे का पेमेंट आपको नहीं करना। 0 रुपीज है इसका। लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कैसे एनरोल करने के बाद इसको आपको अटेम्प्ट करना है वो बता देती हूँ आपको। वेदांतु की वेबसाइट पे जाओगे आप, तो वेदांतु की वेबसाइट पे आपने जब लॉगिन कर लिया, अपना नाम और नंबर जो रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे माय टेस्ट का ऑप्शन आएगा। ये आपको माय टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। देखो, सबसे पहले तो लिंक पे क्लिक करना, सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसमें जाकर के अपना नाम और नंबर रजिस्टर कर लेना। जब वेदांतु की वेबसाइट पे जाकर के वहां पे साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपका नेम लिख करके आने लगेगा। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन प्रेजेंट होगा माय टेस्ट का। वो माय टेस्ट में आपको लाइव एंड अपकमिंग टेस्ट दिखने लगेंगे। क्लास 10th के, क्लास 10th ऐसे ही क्लास 9th के भी सारे टेस्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देख रहे हो क्लास 10th है ना। करना कुछ नहीं है, जब आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो वेदांतु की वेबसाइट पे जाकर के अपने आप को लॉगिन कर लेना। इस तरीके से आपका नाम आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन में माय टेस्ट के ऑप्शन में आपको अपकमिंग लाइव टेस्ट दिखने लगेंगे इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से। और ये 30 दिसंबर को लास्ट होने वाला है। इस तरीके से आपको ये टेस्ट दिखने लगेंगे, जो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अटेम्प्ट नाउ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी पैसे का पेमेंट आपको एग्जैक्टली नहीं करना है। इस तरीके से आप स्टार्ट टेस्ट करोगे। अपना पूरा टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। आपका 38 क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर वही मॉक टेस्ट पेपर की तरह होगा जो आप अपने स्कूल में देते हो। इवन आप अपने सबमिट एंड एंड टेस्ट के बाद जो भी आपने टेस्ट दिया है उसमें कितने मार्क्स आए हैं उसकी पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। तो भाई, हाउ टू डाउनलोड योर आंसर। अब बात ये आती है कि टेस्ट तो हमने भाई पूरा दे दिया, जो क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया था उसका आंसर हमें वैसा नहीं मिला, तो अब आप लोग आंसर्स भी उसके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपने वही वेबसाइट पे जाना है, वेदांतु की वेबसाइट पे। आप अपने नाम और नंबर से लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे आपको माय टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा था, वैसे ही आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? मोर का ऑप्शन दिखेगा। मोर का ऑप्शन दिखने के बाद आप यहाँ पे कंटेंट लाइब्रेरी पे जाओगे। जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे, कंटेंट लाइब्रेरी पे जाओगे, एंड कंटेंट लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लास 10th और 9th ग्रेड के आंसर्स मिल जाएंगे। ये देख रहे हो, कंटेंट लाइब्रेरी में जाकर के इस तरीके से आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये साइंस के, ये मैथ्स, ये एसएसटी के, ये इंग्लिश के, सारे कंटेंट लाइब्रेरी में आपको सबकी फाइल्स मिल जाएंगी। साइंस की, मैथ्स की, सोशल साइंस की, एंड साथ साथ में इंग्लिश की भी। बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन होने वाला है। आप सबको पता है एजर्शन क्या होता है। एक स्टेटमेंट होता है हमारा, जिसके आंसर में एक रीजन गिवन होता है। अब आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि एजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एजर्शन और रीजन करेक्ट है लेकिन रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन ही फॉल्स है, या फिर एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन अपने एग्जाम में मिल जाएंगे।
तो चलो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ assertion एंड रीजन. आर नेचुरल रिसोर्सेज आर डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ये तो बिल्कुल ट्रू है. हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अब assertion को हमने स्टेटमेंट रीड कर लिया, लेकिन रीजन पढ़ने से पहले यहां लगा लो आप क्या, बिकॉज. यहां लगा लो बिकॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. बिल्कुल ट्रू है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे रिवॉल्यूशन आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करने लगे हैं. ओवर यूज करने की वजह से ही हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, इजी था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन आपका assertion एंड रीजन का क्वेश्चन है कि assertion इंटरक्रॉपिंग प्रिवेंट पेस्ट. इंटरक्रॉपिंग जो है आपकी पेस्ट को प्रिवेंट करती है. हाँ जी, तो मैंने आपको ये कल ही स्टेटमेंट बताया था कि ये बिल्कुल ट्रू है. अब रीजन पढ़ने से पहले हमको यहां लगा देना है एक बिकॉज. Because plant pests can be controlled biologically by their natural parasites and pathogens. देखो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो रीजन जो है आपका, assertion और रीजन दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, समझे, इजी था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट फोटो पीरियड्स. ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों, क्योंकि भाई हर एक क्रॉप को लाइट की कितनी इंटेंसिटी, कितनी रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, ये सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. किसी क्रॉप को ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, किसी क्रॉप को कम लाइट की जरूरत होती है, और किसी क्रॉप को लाइट की जरूरत ही नहीं होती है. ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. बिकॉज फोटो पीरियड मीन्स ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो ये नहीं समझा रहा है कि व्हाई डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट फोटो पीरियड्स. ठीक है, तो भाई assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके assertion का. ठीक है, चलो तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपका assertion एंड रीजन का ही क्वेश्चन है कि हार्मफुल केमिकल्स प्लेज वाइटल रोल इन प्लांट ग्रोथ. बिल्कुल भी नहीं भाई. हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ तो करवाते हैं, लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो ये भाई फॉल्स हो गया आपका. बिकॉज अब रीजन पढ़ने से पहले हमें क्या लगाना होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि हाँ जी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स ही चाहिए होते हैं. तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, फॉल्स हो गए. assertion एंड रीजन बोथ आर फॉल्स. दोनों ही फॉल्स हैं. क्यों, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स रिक्वायर नहीं होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में तो वही टाइप के सेम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हर एक क्रॉप को चाहिए होते हैं, वो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो. तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज इट, इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन. चलो तो रीड करते हैं हम इस केस बेस्ड क्वेश्चन को कि व्हाट इज खारिफ क्रॉप रीजन पीरियड. कल ही मैंने आपको बताया था ये आपकी मॉनसून क्रॉप होती है जून टू मिड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर. जून टू मिड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर रहती है. खारिफ सीजन क्या होती है, मॉनसून क्रॉप्स होती हैं, तो इनका जो सीजन रहता है वो जून टू अक्टूबर रहता है. व्हाट इज राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आपकी कैसी क्रॉप्स होती है, दीज आर द विंटर क्रॉप्स, जो कि आपकी नवंबर टू अप्रैल तक ग्रो होती है. कहां तक ग्रो होती है, नवंबर टू अप्रैल तक ग्रो होती है. एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. भाई खारिफ क्रॉप्स के कल ही मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, जो कि थे पैडी था आपका, सोयाबीन था आपका,
पिजन पी था आपका, ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे क्या हो गए आपके खारिफ क्रॉप्स हो गए। नाउ एनलिस्ट द नेम्स ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स होती है, विंटर क्रॉप्स। तो विंटर में हमें क्या क्या खाने के मिलता है, पी खाने के लिए मिलता है हमको, मस्टर्ड खाने के लिए, सरसों खाने के लिए मिलती है हमको, ग्राम खाने के लिए मिलता है हमको। ये सब क्या हो गई, ये आपकी विंटर क्रॉप्स हो गई, ठीक है। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड। भाई प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हम अपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करता है। मूविंग ऑन टू द, भाई जून टू अक्टूबर बता चुकी हूँ, नवंबर टू अप्रैल आपका राबी क्रॉप्स सी फोटोसिंथेसिस आंसर था, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स के ये आपके आंसर्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा इज एन ऑर्गेनिक फार्मर लुकिंग टू इम्प्रूव हर सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, सारा जो है वो ऑर्गेनिक फार्मर है, वो चाहती है कि उसके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। शी वांट्स टू नो वेदर शी शुड यूज मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, व्हाट वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। एंड मेरे हिसाब से तो उसको मैन्योर यूज करना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक हो कैसा भी फर्टिलाइजर हो, फर्टिलाइजर्स मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इट कंटेन्स द केमिकल्स, एंड केमिकल्स जो होते हैं वो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो कहीं ना कहीं आपका सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हमें मैन्योर का यूज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज मैन्योर। व्हाट वुड यू रिकमेंड, सारा यूज मैन्योर फॉर आवर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मैन्योर जो होता है एक्सीलेंट चॉइस होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसके पास वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, जो कि आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं। एंड साथ साथ में मैन्योर जो होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह अगर आप मैन्योर में ऐड ऑन कर दोगे तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो ये सब चीजें आपके सॉइल की फर्टिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करती हैं, इसीलिए हमें सारा को रिकमेंड करना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की प्लेस पे मैन्योर ही यूज करे, अगर उसको अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, आया समझ में, चलो ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, विच स्पीशीज ऑफ बी इज कॉमनली नोन एज इंडियन बी। भाई कौन सी आपकी ऐसी है जो इंडियन बी होती है, एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, एपिस डॉर्सेटा इज द इंडियन बी। विच स्पीशी ऑफ द बी इज कॉमनली नोन एज रॉक बी। भाई अभी मैंने बताया एपिस डॉर्सेटा, उसी को ही हम रॉक बी भी बोलते हैं। विच स्पीशी ऑफ बी इज कॉमनली नोन एज लिटिल बी, छोटा सा, तो उसको हम कहते हैं एपिस फ्लोरे, एपिस फ्लोरे, उसी को ही हम लिटिल बी भी बोलते हैं। अब आपको इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि बी हाइव आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस, बिल्कुल करेक्ट बोला। एपिस सेरेना इंडिका इज नोन कॉमनली नोन एज इंडियन बी, बिल्कुल सही बोला। अच्छा मैंने गलत बता दिया, एपिस डॉर्सेटा नहीं होगा, एपिस सेरेना इंडिका होता है आपकी इंडियन बी। एपिस सेरेना इंडिका आपकी वो होती है क्या था, इंडियन बी बोलते हैं। एपिस डॉर्सेटा इज ऑल्सो नोन एज रॉक बी, बिल्कुल करेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर नेक्टर कलेक्शन। भाई इसमें से तो मुझे कोई भी स्टेटमेंट गलत लग ही नहीं रहा है, मुझे तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट लगे। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इंडियन बी का नाम है एपिस सेरेना इंडिका, रॉक बी का नाम है एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी का नाम है एपिस फ्लोरे, और आपका सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Moving on to the next question, define one method of crop production ensuring high yield। तो भाई मैंने 3 टाइप की चीजें आपको बताई थी, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स बताई थी, एक आपको हाइब्रिडाइजेशन का मेथड बताया था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड बताया था, और एक मेथड आपको मैंने बताया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जिससे आप अपने क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इन तीनों ही मेथड से आप अपने क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आप बता सकते हो, कोई भी एक मेथड बता सकते हो। अगर HYV सीड्स बोले तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं जिनके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जो हमें अपने क्रॉप में चाहिए होती हैं। मतलब वो अपने आप को बीमारियों से भी बचा सकता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को भी रेजिस्ट कर सकता है, अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में क्रॉप हमें मिल जाती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम दो ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं जो हमको डिजायर्ड प्लांट दे, डिजायर्ड क्रॉप दे जो हमको चाहिए। ठीक है, जो हमको चाहिए। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब होता है कि हमने कोई क्रॉप की सीड में ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जो उसको बीमारियों से बचाता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो क्रॉप, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूछा है, मैं क्रॉप वैरायटी बता रही हूँ, सो सॉरी। क्रॉप प्रोडक्शन बोलूं, अगर मैं क्रॉप प्रोडक्शन बोलूं तो क्रॉप प्रोडक्शन को आप या तो न्यूट्रिएंट्स से कंट्रोल करके, या तो आप उसके न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करके, न्यूट्रिएंट्स अच्छे प्रोवाइड करके प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हो, इरिगेशन अच्छा कर सकते हो आप इसमें। और 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, वो क्या थे आपके? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके आप अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जो 3 बताई, ये मैंने वैरायटी इंप्रूवमेंट बताई, वो आपसे प्रोडक्शन बोल रहा है। तो प्रोडक्शन आप या तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, या तो इंटर क्रॉपिंग, या फिर आप क्रॉप रोटेशन करके अपने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। इसमें से कोई भी एक मेंशन कर दोगे। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग मेंशन है जिसमें हम 2 और मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, कि इन 2 रो में यही क्रॉप ग्रो होगी, उसके बगल वाले रो में वही क्रॉप होगी, उसके बगल वाले रो में वही पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होगी। तो यही चीज हम इंश्योर करते हैं आपकी इंटरक्रॉपिंग में। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर किसी एक क्रॉप में डिसीज हो गई, या एक क्रॉप को आपकी पेस्ट ने खराब कर दिया, तो आपके पास कम से कम बाकी क्रॉप्स बची रहेंगी जिनको आप यूज कर सकते हो बेचने के लिए। आपको पैसा मिल जाएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग प्रोड्यूसिंग चिकन एंड बॉयलर प्रोड्यूसिंग, ब्रॉयलर होता है, बॉयलर नहीं होता है, प्रोड्यूसिंग चिकन। तो भाई एग लेइंग पोल्ट्री जो होती है हम उनको एगर और लेयर बोलते हैं। मतलब वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग अस एग्स। ठीक है, और ब्रॉयलर जो होते हैं लेयर्स, जिनको लेयर प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ लार्ज साइज एग एंड ब्रॉयलर्स यील्ड मोर फॉर मीट। देखो लेयर्स की बात करें तो वो हमें अच्छे खासे बड़े बड़े एग्स देते हैं, ब्रॉयलर्स की बात करें तो वो हमको मीट प्रोडक्शन देते हैं। मतलब अगर हमको चिकन खाना है तो हम लोग ब्रॉयलर्स को यूज करेंगे मीट खाने के लिए, और अगर हमको एग का प्रोडक्शन करवाना है तो हम लेयर्स यूज करते हैं। ठीक है, बॉयलर्स आर, देखो लिखा है ब्रॉयलर्स आर रियर टू ऑब्टेन मीट, वो मीट के लिए यूज करते हैं, जबकि एग लेइंग पोल्ट्री मतलब आपके लेयर्स जो होते हैं वो आप एग के लिए यूज करते हो, वो आप एग के लिए यूज करते हो, ब्रॉयलर्स को आप चिकन या मीट के लिए यूज करते हो। ठीक है, moving on to the next question, what are the harmful effects of using excessive fertilizers? तो भाई fertilizers क्या होते हैं? they contains the fertilizers, they contains the chemicals। क्या करते हैं? उनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। भाई ऑब्वियसली मैन मेड है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतने अच्छे खासे अमाउंट में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर आपके वाटर के साथ वॉश हो गए, अगर आपके वाटर के साथ, रिवर वाटर के साथ, सॉरी, अगर आपके रिवर वाटर के साथ, जैसे आपने इरिगेशन किया क्रॉप में, तो उसके अंदर जो पानी है वो वॉश ऑफ होकर के, वो पानी वॉश ऑफ होकर के अंदर रिवर के अंदर चला गया, आपका केमिकल वाला पानी, तो इससे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है।
साथ साथ में आपके प्लांट्स के अंदर, आपके क्रॉप्स के अंदर जिसके लिए आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, वो क्रॉप आपकी कैसी हो गई, केमिकल्स से फिल्ड अप हो गई, केमिकल्स से भर गई, केमिकल्स से भर गई, उसके अंदर इतना एक्सेसिव अमाउंट में केमिकल्स भर जाएगा कि आप वो क्रॉप को जब खाओगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो जहां आपकी क्रॉप्स भी केमिकल वाली हो रही हैं, साथ साथ में आप वो जो केमिकल यूज कर रहे हो उससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो रही है। क्या हो रही है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो रही है, वाटर का पोल्यूशन भी हो रहा है। जैसे कि आपने पानी डाला अपने क्रॉप्स में जिसके अंदर आपने फर्टिलाइजर्स ऐड किए थे, वो फर्टिलाइजर्स उसी पानी के साथ बह करके क्या हो गए, आपके रिवर्स के अंदर मिक्स हो गए। और जब वो केमिकल्स रिवर्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा पानी को आप पियोगे तो आपके अंदर ये केमिकल्स जाएंगे। इवन उस पानी के अंदर जो फिशेज होंगी वो केमिकल्स की वजह से मर सकती हैं, तो आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ। इसी तरीके से यही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज करने के। केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड टू सॉइल एसिडिफिकेशन। सॉइल एसिडिफिकेशन का मतलब आपकी सॉइल जो होती है एसिड से भर जाती है, सॉइल खराब होने लग जाती है, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ भी खराब हो जाती है, सॉइल का पीएच बिगड़ जाता है, पेस्ट बहुत ज्यादा उसमें होने लग जाते हैं। पेस्ट मतलब उस सॉइल के अंदर कीड़ों के प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस सॉइल के अंदर क्रॉप को ग्रो ही नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आप अपने जनरल तरीके से जनरल प्रॉब्लम्स में लिख सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप। तो भाई बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो मतलब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या पढ़ा है, हमने वीड्स पढ़ी हैं, भाई वीड भी तो लिविंग में ही आती हैं, पेस्ट पढ़ी हैं हमने, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, हमने इंसेक्ट्स पढ़े हैं, रोडेंट्स पढ़े हैं। ये सब क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब क्या कॉज करते हैं, आपके क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं, आपके क्रॉप को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसी इन्फेक्ट वाली क्रॉप को जब ईट करोगे, खाओगे, तो आपको भी तो बीमारियां हो जाएंगी। वो क्रॉप तो खराब हुई साथ साथ में क्या हुआ, साथ साथ में वो क्रॉप तो खराब हुई साथ साथ में आपको भी बीमारी लग गई। तो इस तरीके से ये सारे बायोटिक फैक्टर्स आपके क्रॉप को खराब कर देते हैं। ये वीड जो होते हैं क्रॉप को ग्रो नहीं होने देते। पेस्ट और इंसेक्ट क्या करते हैं, आपकी क्रॉप की स्टेम को कट कर देंगे, लीफ को कट कर देंगे, उसके सेल को, सैप को पी जाएंगे। सेल के सैप में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे क्रॉप को तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए, एयर हो गया आपका, सॉइल हो गया आपका, और वाटर हो गई। आंधी आई एकदम से, कोई थंडर स्टॉर्म आया, इतनी बारिश हुई कि आपकी क्रॉप खराब हो गई। सॉइल जो है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तब भी आपकी क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएगी। एयर के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, या हवा बहुत तेज से थंडर स्टॉर्म आया, तब भी आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉप खराब हो जाएंगे। तो बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आपका रोडेंट, पेस्ट, इंसेक्ट, ये सब होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब होते हैं। इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट आपकी क्रॉप को खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें वेट लॉस हो रहा है, क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, डिसकलरेशन हो रहा है, और ऐसे खराब क्रॉप को कोई खरीदेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस उसका क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से फेस करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, Moving on to the next question, which method is commonly used for improving cattle breeds and why? तो भाई इसमें सबसे क्रॉस ब्रीडिंग का मेथड यूज किया गया था। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग का मेथड, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड यूज किया गया था, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी, जिसमें भाई उन्होंने क्या किया था, इसका मेन रीजन था लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज करना। मेन रीजन था लैक्टेशन पीरियड, मतलब दूध जो देती है गाय आपकी, उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ाना और उनको डिसीज रेजिस्टेंट बनाना, मतलब उनके अंदर बीमारी जल्दी ना हो। इन दो रीजन की वजह से ये क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी। किनके बीच में, इंडिजिनस स्पीसीज मतलब आपकी इंडिया की गायों में और भैंसों में, और एक्सोटिक ब्रीड मतलब जो फॉरेन से लेकर के आई थी। क्यों, देखो इंडिया की जो गाय थी उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता थी, लेकिन जो आपकी फॉरेन ब्रीड्स थी, एक्सोटिक ब्रीड थी, उनके अंदर ये क्षमता थी कि वो बहुत लंबे टाइम तक दूध देती थी, उनका लैक्टेशन पीरियड काफी ज्यादा अच्छा था। तो यही दो रीजन की वजह से उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, जिसकी वजह से उनमें से जो ऑफस्प्रिंग मिले थे वो क्या हो गए, हाई यील्डिंग लैक्टेशन पीरियड हो गया उनका, मतलब
वो काफी लंबे टाइम तक दूध देने लगी और साथ साथ में वो डिसीज रेजिस्टेंट होगी, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग में उनके जो बच्चे पैदा हुए उनको बीमारियां जल्दी नहीं हो रही थी। ये रीजन था। आया समझ में? चलो, moving ahead with the next question, explain any one method of crop production which ensures high yielding। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, एक मेथड है जिसमें आप या तो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, वो या तो आप क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम या तो इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, या फिर क्रॉप रोटेशन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? देखो भाई, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन दोनों का ही एडवांटेज ये है कि वो पेस्ट से आपके क्रॉप को क्या करता है, पेस्ट से आपके क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में आपका इकोनॉमिकल लॉस से प्रिवेंट करता है, आपको इकोनॉमिकल लॉस से बचाता है। कैसे? आपने एक साथ 3 क्रॉप ग्रो करी है, आपने एक साथ एक ही लैंड पे 3 क्रॉप ग्रो करी है, अगर आपकी गलती से कोई एक क्रॉप खराब हो गई तब भी आपके पास 2 क्रॉप्स बचेंगी जिसको आप बेच करके पैसा कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस होगा इकोनॉमिकल, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों से आपके इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग बचाता है। इंटरक्रॉपिंग सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, लेबर और टाइम बचाता है, और साथ साथ में अगर क्रॉप रोटेशन की बात करूं तो उसका भी काम यही होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर इंक्रीज करता है, पेस्ट के कंट्रोल को और डिसीज को कंट्रोल करता है, वीड को कंट्रोल करता है, और केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल को भी मेंटेन करता है। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स? देखो भाई, गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस से क्या होगा? आप जो गाय भैंसे एपीकल्चर फिश कल्चर जो भी कर रहे हो उससे क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके ब्रीड की, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है उसके ब्रीड की इंप्रूवमेंट होगी। वो क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में दूध प्रोवाइड करेंगे, एग प्रोवाइड करेंगे, मीट अच्छा प्रोवाइड करेंगे। जब आप उसको मार्केट में सेल करने जाओगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, अगर आप अपने गाय भैंसों का, अपने चिकन्स का ध्यान रखोगे तो आपको पैसा जो चाहिए आपको वो अच्छे खासे अमाउंट में मिलने लग जाएगा। आप प्रॉपर मैनेज करोगे उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, उनको शेल्टर अच्छा प्रोवाइड करोगे, खाना अच्छा प्रोवाइड करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिकल कंडीशन ही इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको अच्छे से, उनके दिए हुए दूध को, उनके दिए हुए अंडों को जब मार्केट में बेचोगे तो आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। सिंपल। ठीक है, तो जल्दी से भाई सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे सारे ऐसे ही अमेजिंग सेशन के डे टू डे अपडेट्स आपको यहीं से मिलते रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर ऑल दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।